ऑलिव हार्वर्ड, बिलाशुबा मेरे और तुम्हारे दरमियान बदतरीन दुश्मनी का रिश्ता कायम है और कायम रहेगा। तुमने इस बार जो दाव खेला है उसने मुझे चित कर दिया है। जहां तक फलस्तीनियों के मफादात के लिए काम करने का मामला है, तुम उसका पस मंजर जानते हो। मैंने जिसके लिए ये काम शुरू किया था, इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, लेकिन बहरहाल मैं अपने वतन के लिए कोई दुश्वारी पैदा करना नहीं चाहता। ये बताओ कि मेरी इस हिमाकत का इजाला किस तरह हो सकता है? ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, बहुत नफीस और सुलझा हुआ सवाल है। जो कुछ तुम कर चुके हो इसराइल के खिलाफ, उसका कफ़ारा अदा करो। मैंने कुछ जिज़बिज़ होते हुए कहा, वो कैसे? हार्वर्ड बोला, इसराइली मफादात के लिए उसी अंदाज में काम करो जिस तरह तुम फलस्तीनी मफादात के लिए काम करते रहे हो। बेशक मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उस आग को सर्द कर सकते हो। मैंने परेशान लहजे में कहा, ये कैसे मुमकिन है हार्वर्ड? वो बोला, यही ज़रूरी है। मैं सिर्फ तलाफी चाहता हूँ और उसका जरिया यही है अली कि अब तुम अपनी हैसियत से फ़ायदा उठाकर इसराइल के लिए काम करो। मैंने पूछा, हैसियत से फ़ायदा उठाकर? बोला, हाँ। मैं जानता हूं कि अगर तुम्हारे हाथों कुछ काम बिगड़ भी जाएं, तो कम से कम वो लोग ये नहीं सोच सकते कि तुमने जानबूझकर ये काम बिगाड़े हैं। इब्तिदा तो इस अंदाज में रहे, बाद में अगर उन्हें अंदाजा हो भी जाए कि तुमने अपने रास्ते बदल लिए हैं, तो तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम इसराइली मफादात के लिए अपने फराइज अंजाम देते रहोगे। मैंने कहा, गोया तुम्हारा मतलब है कि मैं उन लोगों को धोखा दूं, उनसे अहम मालूमात हासिल करके इसराइल के हवाले कर दूं, और बाद में जब उन्हें मालूम हो जाए कि मैं उनसे गद्दारी कर चुका हूं, तो फिर खुल्लम खुल्ला तुम्हारे लिए काम करूं। हार्वर्ड बोला, बिल्कुल सीधी और साफ सी बात है, इसमें मैंने किसी फरेब से काम नहीं लिया। मैंने बेचारगी से कहा, मगर ऑलिव हार्वर्ड, ये काम मेरे लिए जितना मुश्किल है, क्या उसका तुम्हें अंदाजा है? वो बोला, खूब अंदाजा है, लेकिन इस मुश्किल काम के लिए तुम्हें तैयार करने पर जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसका तुम खुद भी अंदाजा लगा सकते हो अली। मकसद सिर्फ यही नहीं कि तुमसे मुलाकात करके तुम्हें छोड़ दिया जाए, बल्कि हर कीमत पर तुम्हें इस काम के लिए तैयार करना था। मैंने कहा, तब मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। वो बोला, होना तो यही चाहिए कि मैं तुम्हें इस सिलसिले में एक लम्हे का वक्त भी न दूं, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम मेरे चहीते दुश्मन हो। सोच लो, लेकिन बहरहाल फैसला हमारे ही हक में होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी बका के लिए भी जरूरी है। मैं तुम्हें इस दरखास्त पर मायूस नहीं करूंगा। कालमो कैंपो में रहो, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, अपना दायरा महदूद रखो। ज्यादा लोगों से मुलाकात उस वक्त तक मुनासिब नहीं है जब तक कि तुम हमारे लिए काम करने पर आमादा न हो जाओ, और हम अपना इत्मीनान न कर लें कि तुम खुलूस दिल से इस आमादगी का इजहार कर रहे हो। उम्मीद है तुम पाबंदी का बुरा नहीं मानोगे। कालमो कैंपो की बेहतरीन रिहाइश गाहें और सबसे बढ़कर तुम्हारी पसंदीदा शख्सियत जूलियट तुम्हारी मुंतजिर है। सोचने के दौरान ये तमाम चीजें तुम्हें ज़हनी शुगुफ्तगी फराहम करेंगी और तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। क्यों मोशे हरमूस, इस सिलसिले में आपकी तरफ से तो कोई और तजवीज़ नहीं है? मोशे हरमूस ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रिंग मास्टर, मेरा ख्याल है शेर को तुमने काबू में कर लिया है। ऑलिव हार्वर्ड भी हंसने लगा। मुझे शदीद तौहीन का एहसास हो रहा था, लेकिन फौरी तौर पर यह सब कुछ बर्दाश्त करना था। जो हिमाकत नादानिस्तगी में कर बैठा था, उसकी कुछ न कुछ सजा तो होनी ही चाहिए थी। चुनाचे मैंने मफाहमाना रवैया इख्तियार किया था। हार्वर्ड बोला, अब तुम चाहो तो जा सकते हो अली। यहाँ तुम्हारे लिए ग्रे स्टोन की जानिब से वो तमाम सहूलियात मौजूद होंगी जो किसी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर को दी जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ ही 1000 आंखें तुम्हारी निगरानी भी करेंगी और तुम्हें इस सिलसिले में मोहतात रहना चाहिए। ऑलिव हार्वर्ड अपनी जगह से वापस पलटा और कमरे से बाहर निकल गया, गोया उसका काम यहाँ खत्म हो गया था। मोशे हरमूस अपनी तेज चमकीली निगाहों से मुझे देखता रहा और फिर उसने कहा, क्या तुम्हारी वापसी का बंदोबस्त करूं मिस्टर अली? मैंने आहिस्तगी से कहा, जैसा आप मुनासिब समझें मोशे हरमूस। उसकी बेटी ने अचानक कहा, डैडी ये काम मैं कर लूं? मोशे हरमूस ने कहा, हाँ हाँ ठीक है मिस्टर अली, बहरहाल हमारे मेहमान हैं, तुम इन्हें इनकी पसंदीदा जगह पहुंचा दो। लड़की एक अदा के साथ उठ गई। मेरे नजदीक पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, और मैं खामोशी से उसके साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। वो मुझे एक तवील राहदारी से गुजारती हुई एक खूबसूरत सजे हुए कमरे में ले गई, जहां मुझसे उसने बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, लेकिन मैडम? बोली, मैडम नहीं, एमल। एमल कहो, सिर्फ एमल। मैं एमल हरमूस हूँ। मैंने कहा, मिस एमल, लेकिन आप तो मुझे कहीं पहुंचाने के लिए लाई थी। वो बोली, इतनी जल्दी क्या है? उन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हारी कुछ खातिर मदारात करते। मैं ये कमी पूरी करने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मैंने कहा, बराहे करम ये तकल्लुफ न कीजिए। आपने मेरे और ऑलिव हार्वर्ड के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पूरी तरह सुनी है, उसके बाद ये मुनासिब नहीं है। मेरे दिल में ऑलिव हार्वर्ड के खिलाफ बेपनाह नफरत है। मोशे हरमूस से भी मैं उतनी ही नफरत करता हूँ।
फिर भला इस बात की क्या गुंजाइश रह जाती है कि आप मेरी खातिर मदारात के चक्कर में पड़े। एमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, लेकिन ये बात मैंने तुमसे मौशे हरमूस के सामने ही कही थी कि मुझसे हाथ मिलाओ। मैं नस्लन यहूदी नहीं हूँ। मेरी माँ आयरलैंड से ताल्लुक रखती थी और मरते वक्त तक क्रिश्चियन थी। मैंने भी अपनी माँ का मजहब नहीं छोड़ा। चुनाचे अगर तुम्हारी नफरत यहूदियों से है तो यहूदी मेरे बाप हैं। तुम्हारी दुश्मनी का रिश्ता ऑलिव हार्वर्ड और मौशे हरमूस से है तो उनसे कायम रखो। मुझसे क्या झगड़ा, मैं तो एक गैर मुतल्लिक शख्स हूँ। अजीब लड़की थी वो। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, आपको इल्म होगा मिस एमल के नस्ल बाप से चलती है, माँ से नहीं। वो बोली, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने बाप के मजहब को कबूल नहीं किया और न उसके मशागिल से मुत्तफिक रही हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं बच्ची थी। मेरे जहन में किसी मजहब का भी कोई तसव्वुर न था और ना ही मैं ये जानती थी कि मेरा बाप क्या हैसियत रखता है। इसराइली मफादात के लिए जो इक़दामात मेरे बाप ने किए हैं, मुझे उससे कोई गरज नहीं। बैठो, मेरा ख्याल है तुम मेरी बात से मुतमईन हो गए होगे। बताओ क्या पियोगे? यहाँ सब कुछ मौजूद है, कई मुल्कों की बेहतरीन शराब और वो। मैंने कहा, नहीं मिस एमल, आपको मेरी कौमियत के बारे में इल्म हो चुका होगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं पीता। वो बोली, ओह ब्लैक टाइगर, तुम बिलाशुबा ब्लैक टाइगर हो। शराब पीने वाले उमूमन खोखले लोग होते हैं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी तैयार करती हूँ। मैंने सख्त इकराह के आलम में कहा, अगर इसका तकल्लुफ न करती तो बेहतर था। वो बोली, नहीं, मैं तुम्हें कुछ पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाने दूंगी। उसने एक तरफ दीवार में लगी बेल बजाई और एक दरमियानी उम्र की औरत अंदर आ गई। लड़की ने कहा, ब्राजील की उम्दा कॉफी। अंधेड़ उम्र औरत सर झुकाकर चली गई। तब वो मेरी तरफ दोबारा मुतवज्जे हुई। बोली, तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना जरूरी समझती हूँ। दरअसल अंकल हार्वर्ड ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया उसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। किसी एक इंसान में इतनी खूबियां जमा हो जाना बेहद अजीब बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती मिस्टर अली, बस मैं शुरू ही से भटके हुए जहन की मालिक हूँ और इस फितरत का एक पस मंजर है। मैं अपने यहूदी बाप से बेपनाह नफरत करती हूँ। ये शख्स जिसका नाम मौशे हरमूस है मेरे लिए एक ऐसे बूढ़े सांप की हैसियत रखता है जिसके पूरे वजूद में मुझे सिर्फ जहर ही जहर नजर आता है और इसकी वजह मेरी माँ थी। मैं तुम्हारे काम आना चाहती हूँ अली। मैं तुम्हें अपनी माँ के बारे में बता रही थी। मेरी माँ आयरलैंड से ताल्लुक रखती थी, नस्लन क्रिश्चियन थी और शायद जवानी के आलम में मौशे हरमूस की सेक्रेटरी थी। हरमूस ने उसे अपने जाल में फांसा और उससे शादी की, लेकिन मेरी माँ ने यहूदी मजहब कबूल न किया। पता नहीं इस वजह से या किसी और वजह से वो मौशे हरमूस के अताब का शिकार हो गई। मौशे हरमूस ने उसे खुद हलाक नहीं किया, बल्कि उसे इस तरह अजियतें दी कि मेरी माँ बदतरीन मरीजा बन गई। वो लातादाद अमराज का शिकार हो गई थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं अपनी माँ का दुख भी न समझ सकती। और फिर मेरी माँ ने मुझे मौशे हरमूस के हर जुल्म की तफसील बता दी। वो चंद लम्हे रुक कर मुझे देखती रही, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, अली, तुम मेरे सीने में तड़पते हुए इंतकाम के जज्बे को किसी कीमत पर महसूस नहीं कर सकते। तुमसे इसका इजहार इसलिए किया है कि मैंने तुम्हारे अंदर वही कैफियत देखी हैं जो मेरी जात में पोशीदा हैं। मैं अपने लिए तुमसे कुछ नहीं कराना चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करने की ख्वाहिशमंद हूँ। उस शख्स को मैंने इस तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फांसा है कि इस वक्त वो सारी दुनिया को मेरे लिए कुर्बान करने पर तैयार है। वो मुझे इतना चाहता है अली कि शायद ही दुनिया में कोई दूसरा बाप अपनी बेटी को चाहता हो, और जितनी शदीद चाहत उसके दिल में मेरे लिए है उतनी ही शदीद नफरत उसके लिए मेरे दिल में मौजूद है। अगर तुम चाहो तो किसी मरहले पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझसे दरखास्त करना, दोबारा मुझसे मिलना अगर तुम्हारा दिल चाहे, और जब तुम मुझसे मिलकर ये कहोगे कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी और कहूंगी कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। किस तरह, इसके बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं खामोशी से उस लड़की की सूरत देख रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अगर ये लड़की आयरिश है और एक क्रिश्चियन माँ की बेटी है, तब भी इसकी रगों में एक यहूदी बाप का खून दौड़ रहा था। और मुझे वो लतीफ़ा अच्छी तरह याद था जिसमें एक यहूदी ने अपने बेटे को दीवार पर खड़ा करके कहा कि बेटे नीचे कूद जाओ। बेटे ने कहा, बाबा मैं गिर पड़ूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी, जिस पर यहूदी बाप ने कहा कि वो नीचे खड़ा हुआ है, क्या बेटे को अपने बाप पर भी एतमाद नहीं है? तब बेटा दीवार से कूद पड़ा। यहूदी बाप पीछे हट गया। बच्चे को काफी जोर से चोट लगी और उसने अपने बाप से शिकायत की कि ये क्या बाबा, तुमने तो वादा किया था कि दीवार से कूदने पर तुम मुझे जमीन पर नहीं गिरने दोगे, लेकिन तुम पीछे हट गए। यहूदी बाप ने कहा कि बेटे, दुनिया में रहकर अपने बाप पर भी भरोसा मत करो, वो भी तुम्हें धोखा दे सकता है। ये मिजाज और जहनियत रखने वाली कौम पर भला मैं क्या एतबार कर सकता था? इस बात के 100% इम्कानात थे कि एमल की वहां मौजूदगी सिर्फ इसीलिए हो कि बाद में वो मुझसे दोस्ती का इजहार करके मेरा राज जानने की कोशिश करे, और उस वक्त वो गालिबन इन्हीं कोशिशों में मसरूफ थी। चंद लम्हात के बाद कॉफी आ गई। एमल ने 2 प्यालियां बनाकर एक मेरे सामने रखी
और दूसरी खुद लेकर बैठ गई। फिर कॉफी के 2-3 घूंट लेने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये जूलियट कौन है? मैंने कहा, मेरी महबूब है। वो बोली, लेकिन तुम्हारी किसी महबूबा के बारे में तो अंकल हार्वर्ड ने कहा था कि फलस्तीनियों ने उसे तुमसे छीन लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये नंबर 2 है। मेरी बात पर वो भी हंस पड़ी। बोली, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। इंसान को जिंदगी में किसी को भी इस कदर अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि बाद में वो उसकी जान का अजाब बन जाए। मेरी जिंदगी में भी बेशुमार दोस्त आ चुके हैं और अपने दोस्तों के लिए मैं अपना दिल हमेशा कुशादा रखती हूँ। मैं उन्हें कभी मायूस नहीं करती। कॉफी खत्म भी नहीं हुई थी कि मौशे हरमूस अंदर दाखिल हुआ और हम दोनों को देखकर चौंक पड़ा। अरे इमल, मिस्टर अली अभी तक यहीं मौजूद हैं? वो बोली, हाँ डैडी, जिस काम का ख्याल आपको नहीं आया मैंने उसकी तकमील कर दी है। मिस्टर अली, कम से कम आपके मेहमान तो थे, क्या आप उन्हें एक कप कॉफी नहीं पिला सकते? वो बोला, ओह नहीं। दरअसल हमारे दरमियान कुछ ऐसी गुफ्तगू का आगाज हो गया और मिस्टर अली ने इब्तिदा में इतनी नफरत का इजहार किया कि मेहमान नवाजी के तमाम जज्बे खत्म हो गए। बहरहाल कॉफी के बाद तुम इन्हें जहां ये कहें छोड़ाओ। वो बोली, ठीक है डैडी, आप इत्मीनान रखें। ईमेल का जवाब सुनकर मौशे हरमूस बाहर निकल गया। तब वो मुस्कुराते हुए मुझसे मुखातिब हुई। बोली, तुमने महसूस किया होगा डैडी ने मेरी इस मेहमान नवाजी को पसंद नहीं किया है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे डैडी तुम्हारी तरफ से मोहतात नहीं रहते? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो शख्स जो उनकी कौम का बदतरीन दुश्मन है तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह बैठ कर कॉफी क्यों पी रहा है? वो बोली, डैडी मेरे किसी इक़दाम के बारे में कुछ नहीं सोचते क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अब तुम चलो, जूलियट तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। बाहर निकलने के बाद उसने मुझे एक खूबसूरत कार में बिठाया और फिर मुझसे मेरी मंजिल के बारे में पूछा। मैंने उस जगह का पता बता दिया था जहां जूलियट को छोड़ा था। रास्ते में एमल ने कहा, अगर मेरी बात तुम पर असरअंदाज हुई हो और मैंने भी तुम्हें मुतासिर किया हो तो मेरी पेशकश पर गौर करना। मेरा ख्याल है अभी मैं तवील अरसे तक यहाँ क़याम करूंगी, लेकिन एक बात और जहन में रखना, मैं जिंदगी भर के लिए किसी मुसीबत को अपने सर पर मुसल्लत करने की आदी नहीं। दिल चाहे तो मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हारी पजीराई करूंगी। मैंने तलखी से गर्दन हिला दी। मुंह का मजा खराब हो गया था इस दावत पर। इस हसीन और पुरकशिश लड़की के लिए जो नर्म गोशा मेरे दिल में पैदा हुआ था वो उसके इन बेहुदा अल्फाज ने ख़त्म कर दिया। ताहम उसकी कुछ बातें ऐसी भी थीं जिनकी बुनियाद पर मुझे उसके बारे में सोचना पड़ा। चुनांचे मैंने उसे कोई तल्ख जवाब न दिया। बिलाखिर मैं वहां पहुंच गया जहां जूलियट मौजूद थी। लड़की ने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहा और जन से अपनी कार को आगे बढ़ा ले गई। मैं चंद लम्हात खड़ा उसके बारे में सोचता रहा और फिर मैंने उसे जहन से झटक दिया। सोचने के लिए मेरे पास इतना कुछ था कि अब किसी फजूल बात के सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कमबख्त ऑलिव हार्वर्ड ने इस बार जिस तरह मुझे अपने जाल में फांसा था उसकी मिसाल मुमकिन नहीं थी। कितना जामे और कितना मौसर मंसूबा था। उसने मौके से फ़ायदा उठाया था। लाइन ऑफ क्रूजल के मामलात की तकमील के बाद पता नहीं उसे किस तरह ये बात मालूम हो गई थी कि मुझे बैरूत लाया जाएगा। मुमकिन है तहजीब मेलकम एक्स के बैरूत पहुंचने की इत्तला उसे मिली हो और उसने वहां से अपनी कार्रवाई का आगाज किया हो। बैरूत में उसने मुझे तहजीब से मिलने का आज़ादाना मौका दिया और हालात उसके हक में बनते चले गए। यानी मेरे करम फरमाओं ने तहजीब को मेरी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया और मैं उसके लिए तैयार हो गया। ऑलिव हार्वर्ड ने अजीम मनसूबाबंदी करके ऐन वक्त पर तहजीब को अगवा किया और उसकी जगह एक और लड़की को दे दी जिसे हलाक कर दिया गया। इस तरह उसने मेरे जहन में तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से बगावत का जज्बा उभारा और फिर मेरे सामने तहजीब की हम शक्ल एक लड़की को पेश कर दिया। मुझ जैसा जहनी तौर पर भटका हुआ शख्स लाजमी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकता था और ऐसा ही हुआ भी था। फिर उस अजीम मंसूबे का दूसरा रुख मेरे सामने आया। ये और बात है कि तकदीर ने मुझे हकीकतों से रोशनास करा दिया था। बाहर तौर जूलियट के जरिए मुझे गोइटे हिल लाया गया क्योंकि ऑलिव हार्वर्ड जानता था कि जनरल टेरेस मुझसे इन्हिराफ नहीं करेगा। मुआहिदा मेरे नाम से बनाया गया और इसकी भी वजह तलाश कर ली गई और बिलाखिर उन्होंने वो सब कुछ कर लिया जिसके वो ख्वाहिशमंद थे। मैं तो अब तक इसलिए ऑलिव हार्वर्ड की बनाई हुई लाइनों पर कदम आगे बढ़ाता रहा था कि उससे मुलाकात होने के बाद तहजीब की जिंदगी का मसला सामने आएगा और मुमकिन है कोई ऐसा मौका मिल जाए कि ऑलिव हार्वर्ड खुद खुल जाए। लेकिन उस कमबख्त ने अपना काम भी निकाल लिया था और तहजीब के सिलसिले में ज़बान भी बंद रखी थी। अब मेरे सामने दो मुश्किलात खड़ी हो गई थी। नंबर एक तो ये कि किस तरह तहजीब की जिंदगी के बारे में ऑलिव हार्वर्ड की ज़बान खुलवाऊं और नंबर दो ये कि मुआहिदे के वो कागजात कैसे हासिल करके ज़ाया कर दूं। मुझे इस सिलसिले में कामयाबी की कतई उम्मीद नहीं थी और ऐसी कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी जिससे मैं अपने मकसद की तकमील कर सकूं। कमबख्त जूलियट की शक्ल देखने को भी जी नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैं जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी गर्दन उनके शिकंजे में फंसी हुई थी।
मजबूरन मुझे जूलियट के सामने पहुंचना पड़ा और चालाक लड़की ने इस किस्म की बेसब्री और वालिहानापन का इजहार किया कि अच्छे से अच्छा आदमी बेवकूफ़ बन जाए। वो दीवानों की तरह मेरी तरफ दौड़ी और मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा ही लगता था जैसे एक बिछड़ी हुई महबूबा तवील अरसे के बाद अपने महबूब से मिलकर जज्बात पर काबू न रख सकी हो। वो मेरे सीने से सर रगड़ती रही और मैं नफरत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। मैंने तो कभी एक लम्हे को भी उसके लिए दिल में मोहब्बत नहीं पाई थी, बल्कि ये सिर्फ मेरी मजबूरियां थीं जो मुझे जूलियट को बर्दाश्त करने पर आमादा करती रही थीं। मोहब्बत का कोई तसव्वुर मेरे जहन के किसी गोशे में नहीं था, लेकिन अभी अपना ये खेल जारी रखना था क्योंकि मैं उसके लिए मजबूर कर दिया गया था। चुनाचे मजबूरन ही मुझे उसकी इस चाहत का जवाब देना पड़ा और दफातन ही मेरे जहन में एक ऐसा मंसूबा आया जिसने एक लम्हे के लिए खुद मुझे भी हैरान करके रख दिया। ये जूलियट से नफरत और ऑलिव हावर्ड से दुश्मनी का एक मिला जुला रद्द अमल था जो उस मंसूबे की शक्ल में मेरे जहन तक पहुंचा था। मैं अजीब सी निगाहों से जूलियट को देखने लगा। ये लड़की किस हद तक तहजीब की हम शक्ल थी, लेकिन इसने जो कुछ किया था वो ऑलिव हावर्ड के लिए किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास पर काबू पाता चला गया। एक बार दरवाजे से बाहर निकलकर बाहर का मंजर देखा। इलाका सुनसान पड़ा था, आसपास कोई मौजूद नहीं था। जूलियट सरापा इंतजार बनी हुई थी। उसका ख्याल था कि अपने मकसद की तकमील के बाद मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। जो कुछ वो कर चुकी थी उससे ये एहसास होता था कि उसके जहन में अभी तक मेरे लिए कोई ऐसी बात पैदा नहीं हुई जो उसके लिए शुबे का बायस है। मैं जूलियट को देखने लगा। बोली, इस तरह क्या देख रहे हो अली? मैंने कहा, औरत का एक अजीबो गरीब रूप। बोली, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, जूलियट, तुम तहजीब का वो मकाम पा सकती हो जो मेरे सीने में कभी था, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर उस चीज़ का एहतराम करना पड़ेगा जो तुम्हारी और मेरी ज़ात से वाबस्ता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी मजबूरियां तो मेरे साथ हैं, लेकिन कम से कम हमारे दरमियान मोहब्बत का वो ढोंग ख़त्म हो जाएगा जो हम दोनों ने रचा रखा है। वो हैरान होते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं अली। मैंने कहा, जूलियट, तुम्हारे कहने पर मैंने वो सब कुछ किया है जो शायद मैं किसी और की वजह से न कर सकता। जनरल टेरिस मेरा दोस्त था और तुम्हें इस बात का इल्म हो गया होगा कि मेरी ख्वाहिश पर उसने अपने तमाम मफादात तर्क करके सिर्फ वो किया जो मैं चाहता था। और जूलियट, यकीनन तुम इतनी लाइल्म भी नहीं हो कि तुम्हें इन तमाम चीज़ों की वजह मालूम ना हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी कि वक्त से पहले मुझे भी सब कुछ मालूम था, लेकिन तहजीब की हमशक्ल होने की हैसियत से मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई, और वही हमदर्दी मुझे इसके लिए मजबूर कर रही थी कि मैं तुम्हें पामाल न होने दूं। वो बोली, मैं जानती हूँ और इस बात पर फख्र भी करती हूँ कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया। मैंने कहा, नहीं जूलियट, दुख तो यही है कि इस बात का एहसास करने के बावजूद कि तुम्हारी ज़ात को किस कदर अजीज रखता हूँ, तुम आज तक मुझसे सच बोलने पर आमादा नहीं हुई। वो बोली, क्या कह रहे हो तुम? उसका रंग फीका पड़ने लगा। मैंने कहा, इंसानी ज़रूरतें इंसानी ज़िंदगी पर हावी होती हैं जूलियट, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हर ज़रूरत तर्क की जा सकती है। मैंने तुमसे अपने बारे में सब कुछ कह दिया। ये भी बता दिया तुम्हें कि मेरे सीने में तहजीब मैल्कम एक्स की याद आज तक जिंदा है और मैं तुम्हें उसी के रूप में देखता हूँ। लेकिन जूलियट, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुझसे अब तक सच बोलती रही हो? वो बोली, मैंने कहा, नहीं जूलियट, तुम्हारी हकलाहट बताती है कि तुम्हारे दिल में बाहर तौर थोड़ी बहुत इंसानियत मौजूद है। कम से कम झूठ इस अंदाज में नहीं बोल सकती कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कचोके न दे। वो बोली, न जाने क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा, जूलियट, यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे से आगाह हूँ, उस वक्त से जब से तुमने मुझसे मुलाकात की। क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि तुम ऑलिव हावर्ड की आलायकार नहीं हो? क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि तुम जानबूझकर मुझ तक नहीं पहुंची थी? क्या तुम इस बात से इनकार करती हो कि ऑलिव हावर्ड ही के ईमा पर तुम मुझे बैरूत से यहाँ तक लाई थी? बोलो जूलियट, क्या मैंने ये सब कुछ गलत कहा है? क्या तुम इस हकीकत को तस्लीम करोगी कि मैं इब्तिदा ही से ये बात जानता था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी का एक ऐसा अंसर पैदा हो गया था जिसने मुझे ये सब नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। आज तक मैं वही करता रहा हूँ जो तुम मुझसे कराती रही हो, ये सोचकर कि मैं हकीकत से वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन आज इस हकीकत को भी अच्छी तरह समझ लो कि मैं रोज़े अव्वल से ही इस तमाम सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन उसके बावजूद मैंने वही सब कुछ किया जो तुम चाहती थी। मेरा दिल बार बार मुझे मजबूर करता था कि मैं तुम्हें हकीकत बता दूं और तुमसे कह दूं कि मैं वो सब कुछ जानता हूं जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, लेकिन मैं ये सोचता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि मेरी मोहब्बत तुम्हें ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर देगी। बोली, अली। मैंने कहा, हाँ जूलियट, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। एक एक लफ्ज़ और इस सच का एहसास तुम्हारे सीने में मौजूद होगा। तुम्हें कहीं नहीं भेजा जाना था,
यह सिर्फ मेरी मोहब्बत को आजमाने का एक तरीका था और मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया जूलियट। मैंने वो सब कुछ कर दिया जो वो लोग चाहते थे, लेकिन तुम उसके बावजूद मुझसे उल्फत का इजहार कर रही हो, लेकिन उस जज्बे के तहत नहीं जो जज्बा खुद मेरे सीने में मौजूद है। क्या ये बात मुझे ये सब कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती कि तहजीब मैल्कम एक्स सिर्फ तहजीब थी और तुम जूलियट हो? वो मुझे चाहती थी और तुम मसलहतन मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही हो। कम से कम इतना इकरार तो कर लो कि ये सब कुछ ढोंग है, और ये भी बता दो कि ये ढोंग कब तक जारी रखोगी। मैं अब भी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहती हो। तुम यकीन करो, ये गुफ्तगू करने के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा और उसके बाद वही सब कुछ करूंगा जो इसके बाद का मंसूबा होगा। जूलियट की आंखें बंद होती जा रही थीं। उसने चकराते हुए जहन को काबू में करने के लिए दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। काफी देर तक वो इसी तरह बैठी रही। ऑलिव हार्वर्ड की किसी नुमाइंदा लड़की के साथ मैं कोई रियायत नहीं कर सकता था, और फिर ये जूलियट, इसने तो मेरी तहजीब का मजाक उड़ाया था। आज तक मजाक उड़ाती रही थी, ये समझती रही थी कि उसकी भौंडी नकल होने के बावजूद मैं उससे मोहब्बत करने लगा। मैंने अपना प्यार मुंतकिल कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। मेरे सीने में जूलियट के लिए जो कुछ मौजूद था वो मैं ही जानता था। भला वो तहजीब की जगह किस तरह ले सकती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।